नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान विषय की। आज हमारा कार्यपत्र 48 है। इससे मैंने 49 जो कार्यपत्र था वो पहले मैंने करवा दिया था। 48 हमारा बीच में रह गया था, तो अभी हम बात करते हैं 48 की। तो सभी विद्यार्थी विज्ञान की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 57 पेज पर हमारा आया हुआ है आज का कार्यपत्र 48, जिसको अब हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, ये चैनल आपका अपना है, तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको विज्ञान के अलावा गणित, इंग्लिश सभी के कार्यपत्र समय पर मिलते रहें। देखिए कार्यपत्र 48 का पहला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 48 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत हमें अधिगम बिंदु वो हमारी ऊर्जा यानी ऊर्जा के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और गतिज ऊर्जा का सवाल वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा का परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र होता है E के बराबर 1/2 mv²। क्या होता है? E के बराबर 1/2 mv²। ओके, गतिज ऊर्जा को E के से द्वारा लिखा जाता है। E का मतलब होता है एनर्जी। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया। कोई भी वस्तु होगी उसमें उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। एग्जाम्पल भी हम बताएंगे और सूत्र भी हम लिखा हुआ है, E के बराबर होता है 1/2 mv²। जल्दी से लिखें, अच्छी तरह से जमा कर सभी विद्यार्थी अपने कार्यपत्र में उत्तर को लिखिएगा। और यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे, यदि आपका कोई कार्यपत्र बाकी है तो हमने सारे कार्यपत्र करवाएं, इंग्लिश के भी, गणित के भी और विज्ञान के भी। तो आप सारी वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। लिखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। उत्तर देखिए, इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है या भी हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ पीछे रूपांतरित, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? रूपांतरित हो सकती है। ऊर्जा को न तो उत्पत्ति की जा सकती है, नहीं इसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इसकी उत्पत्ति या इसका विनाश हम नहीं कर सकते। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इस प्रकार का लिखें। ये परिभाषा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दे रखी है, मैंने वहीं से इसको लिखा है। पीछे यहाँ पे लिखा हो रूपांतरित, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर रूपांतरित, ठीक है। इतना यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या रूपांतरित हो सकती हैं। इसको न तो इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं, नहीं इसका विनाश किया जा सकता है। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। जल्दी से उतारें। फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से इसको लिखें। हो गया? थोड़ा छोटे छोटे लिखना ताकि 2 लाइन में उत्तर पूरा आ सके। थोड़ा उत्तर बड़ा है, यहां पर लाइनें कम दी गई हैं, इसलिए 2 लाइन में आए उतना उत्तर हमें लिखना है। तो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक पंखा चलता है, इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी कि ऊर्जा किस से किस रूप में बदलती है। उत्तर देखिए, जब हम पंखा चालू करते हैं तब पंखा विद्युत ऊर्जा के कारण गति करता है। किसी कारण विद्युत ऊर्जा का मतलब है लाइट। अतः रूपांतर क्या, विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है या फिर परिवर्तन होता है, ऐसा लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि
प्रक्रिया में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा का परिवर्तन कौन सा हो रहा है, इसमें विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है। किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है। आप पूरा ऐसा उत्तर अपने कार्यपत्र में लिखें। ऊर्जा का रूप पूछा गया था, जब विद्युत ऑन करेंगे तो पंखा गति करता है और इसी कारण से विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है, गतिज ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। हो गया तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, यानी कार्य के लिए आवश्यक शर्त, विद्यार्थियों कार्य के लिए 2 आवश्यक शर्त होती हैं, या 2 शर्त होना जरूरी। एक तो कार्य के लिए विस्थापन की जरूरत होती है, क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। दूसरी है बल, यानी बल और विस्थापन के बिना कार्य नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, विस्थापन और बल, ठीक है, ये 2 चीजें जरूरी है किसके लिए, कार्य के लिए। ओके, तो यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, आपने एक किताब अपने हाथ में 30 मिनट रखी, अपने हाथ में किताब रखी 30 मिनट, क्या आपने कुछ कार्य किया, स्पष्ट कीजिए। नहीं, हमने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि हमारे किताब हाथ में होने से किसी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ, यानी किताब जहां थी वहीं रही, यानी कोई भी विस्थापन यहाँ पर नहीं हुआ। और जब विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। समझ में आया। कार्य के लिए 2 आवश्यक शर्त हैं, यानी वस्तु का एक तो विस्थापन होना, क्या है, विस्थापन होना चाहिए, दूसरा उसे बल लगना चाहिए। ओके, विस्थापन कहते हैं, विस्थापन की परिभाषा में बताऊं, 2 वस्तुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। विस्थापन किसे कहते हैं, 2 वस्तुओं के, कोई भी 2 वस्तु होती हैं, 2 वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम यानी कम से कम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर इस प्रकार से लिखें। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5 की। आप आराम से लिख दें। हो गया। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से गतिशील है। देखो, द्रव्यमान भी दिया हुआ है और वेग भी दिया हुआ है। पिंड में कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए, यानी कितना कार्य हम करेंगे तब पिंड गतिशील है, वो रुक जाए, विराम अवस्था में आ जाए। उत्तर, इस पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए समान मात्रा में कार्य करने की आवश्यकता होगी, अर्थात पिंड पर क्या जाने वाला कार्य क्या होगा, 1/2 mv² होगा। क्या होगा, 1/2 mv² होगा। जितने वेग से वो गतिशील हैं उसको विराम में लाना, उतना ही कार्य करने की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। इसके लिए क्या गया कार्य क्या होगा, 1/2 mv² होगा। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपने कार्य पुस्तिका में लिखें। अच्छी तरह से ध्यान से लिखिएगा, कोई भी गड़बड़ी ना करना। और जो विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहें। तो अपना 5वां क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने 48वें कार्यपत्र के अंतिम क्वेश्चन की, जो कि 6 नंबर है। तो देखिए, एक स्प्रिंग को दबाने व वापस छोड़ने पर कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 में स्थितिज ऊर्जा को लिखें। ओके, तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्र 48 को हल किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। आपके जितने भी क्लासमेट हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जहां भी ग्रुप हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे हम अपने अगले कार्यपत्र 50 के साथ, यानी 49 मैंने पहले करवा दिया था। अब हमारा कार्यपत्र आएगा 50वां। कितना आएगा, 50वां कार्यपत्र थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।